और मेरी बैड मॉस गैंग, क्या हाल है तुम्हारे। तो आज हम लोग लपेटने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना क्यों है, आखिर क्या जरूरत है इसे पढ़ने की। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसे जनरल रूल्स हैं जो कि हमें पता होने ही चाहिए। वो हर ऑर्गेनाइजेशन और फर्म में अप्लाई होते हैं, वो यूनिवर्सल है। तो अगर हम लोग इनको जान लेंगे तो किसी भी कंपनी या फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना काफी इजी हो जाएगा और चीजों को हैंडल करना भी काफी इजी हो जाएगा। और हम लोग इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लपेटने वाले हैं क्योंकि कचरा नहीं भरना दिमाग में। तो बातचीत काफी हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि एक्चुअल में ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, इनकी मीनिंग क्या है। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखो, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि एकदम पत्थर की लकीर कि भैया इसको तुमको मानना ही है, ये गाइडलाइंस की तरह होती हैं। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को ही पढ़ना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि पॉम के 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसे कि दिया है हेनरी फॉयल ने, एल्यूमिनियम फॉयल ने नहीं, हेनरी फॉयल ने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क। बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ठीक है। मान लो कि मोटू पतलू की समोसे की कंपनी है, अब यहाँ पे मोटू ही समोसे बनाए और उसको कस्टमर्स को भी वही ले जाके दे और पतलू आराम से बैठ के पैसे गिने, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसीलिए काम को आपस में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि मोटू समोसे बनाए और पतलू सर्व करे। क्योंकि जब काम छोटे छोटे हिस्सों में बट के बहुत सारे लोगों को दे दिए जाते हैं तो सब अपना काम बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, इससे रिजल्ट भी बहुत फास्ट आता है। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है वो पावर जो ऑर्डर देती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है उस दिए गए ऑर्डर को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी, ठीक है। मान लो डोरेमोन ने नोबिता को एक गैजेट दिया जिसकी मदद से वो जियान की माँ की, मेरा मतलब वो जियान को सबक सिखा सके। तो डोरेमोन ने नोबिता को जो गैजेट दिया वो हो गई अथॉरिटी। अब नोबिता उसका सही तरीके से इस्तेमाल करे, यानी कि सिर्फ जियान को सबक सिखाने के लिए, वो हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि कहीं शिजुका के घर पहुंच जाए कुकीज खाने के लिए। थर्ड है डिसिप्लिन। ये कौन नहीं जानता, सोया है तो जाग जा, जागा है तो सो जा। बहुत सारी वीडियोस तुमने देखी होंगी। देखो, डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने काम के ऊपर कंट्रोल रखना, मतलब अपने हर रोज के काम को पूरी ईमानदारी के साथ बिल्कुल सही तरीके से करना। यहाँ पे कोई झोल नहीं करना, ठीक है। और जो अथॉरिटी है जो कि उस डिसिप्लिन को बनाती है, जो रूल्स को बनाती है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी इज्जत करनी है। वैसे इंडिया में ये वर्ड धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, जिसका नाम है डिसिप्लिन और सिविक सेंस। देखो, मेरा मानना यह है कि भले ही किसी बंदे या बंदी को पीरियोडिक टेबल पूरा आए या ना आए, मैथ के फॉर्मूलाज आए या ना आए, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे बैठना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, कहाँ पे कौन सी चीजें करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। और यही सब चीजें तो हमें इंसान बनाती हैं, मतलब जानवरों से अलग बनाती हैं। और मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण इसीलिए दिया क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया को लोग कैसे देखेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और अगर इतना भी सेंस नहीं रहा अपने पास तो हम दोबारा से स्टोन एज में पहुंच जाएंगे। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब वन बॉस वन ऑर्डर। अब देखो, सब बॉस ही बनने लग जाएंगे, सब खुद को बॉस ही समझने लग जाएंगे, तो सब एक दूसरे को ऑर्डर्स देने लग जाएंगे और कोई भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सबको कंफ्यूजन हो जाएगी कि किसकी बात माने। जब एक बॉस रहेगा और एक ऑर्डर मिलेगा सबको, तो सब उस पर फोकस्ड होकर काम करेंगे बिना कंफ्यूजन के। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि वन प्लान वन हेड। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर 5-6 प्लान लेके चलती है तो उसमें से किसी तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैं इस वाले प्लान में काम करूं कि इस वाले प्लान में। जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था, मतलब बिल्कुल पैसे नहीं थे बेचारे के पास। तो जब उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस लाया तो उन्होंने एक चीज करी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ कुछ प्लान्स रखे। जब वो कंपनी में आया तो 20 प्रोडक्ट्स बन रहे थे कंपनी में, उन्होंने 20 में से 18 को डिसकंटिन्यू कर दिया, पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, और सिर्फ एक प्लान बनाया, एक आईफोन के लिए और एक मैकेंटोश के लिए, जिससे प्लान सबको क्लियर हो गया। एक प्लान था, एक ही हेड था और सबने साथ मिलके काम किया और द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, तो छठवां है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे हमें करना यह है कि अपने खुद के फायदे, अपने खुद के इंटरेस्ट को साइड रख के ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े प्लान है, जो बड़े इंटरेस्ट हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तुम लोग इसका एग्जांपल ले सकते हो एवेंजर्स से, जैसे कि टोनी और स्टीव का झगड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर से टीम अप कर लिया एंड गेम में, क्योंकि उनको पता था कि एवेंजर्स यानी कि जो उनकी कंपनी है, उनका सबसे बड़ा गोल है थैनोस को हराना। इसके लिए उन्होंने अपने पर्सनल दुश्मनी को साइड रखा और साथ मिलकर थैनोस को हराया। वैसे रेस्ट इन पीस आयरन मैन भाई आ रहा है वैसे डूम्सडे में। ओके, तो सातवां है रिम्यूनरेशन, यानी कि
सबको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं, यानी सबको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। अब अगर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मार्वल अपने वीएफएक्स एम्प्लॉयज को ढंग से सैलरी ना दे, फेयर सैलरी ना दे, तो आदि पुरुष 2 बना देंगे वो लोग। बट टेंशन लेने की बात नहीं है, इसकी टट्टी साफ करने के लिए ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम आ रही है, रामायणा। तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। मतलब कि आदि पुरुष के मेकर्स का रिम्यूनरेशन ढंग का नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब वो डिसीजन जो कि कुछ लोगों यानी कि एकदम टॉप के लोगों से लिए गए डिसीजंस। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी है, तो उसके टॉप के सिर्फ 3 फाउंडर्स हैं, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाई है, तो वो जो डिसीजंस लेंगे वो हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। और जो उसके नीचे हैं, जैसे कि जो मैनेजर हो गए या फिर उसके नीचे हो गए जो पता नहीं क्या होते हैं, सेकंड लेवल वाले लोग, वो डिसीजन लेते हैं, उनके द्वारा डिसीजन जब लिया जाता है तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो वो बिल्डिंग कैसी बनेगी वो टॉप के लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से डिज़ाइन में बिल्डिंग बनेगी, कौन सा कलर होगा, तो ये हो जाएगा सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अब जब वो बिल्डिंग बनने लग जाएगी तो कितने कट्टे सीमेंट लगेगा, कहाँ का पिलर पहले बनेगा, ये सब ठेकेदार तय करता है, तो ये ठेकेदार का डिसीजन हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो 9th है स्केलर चेन। ऐसी चेन, एक ऐसी लाइन जो फर्क दिखाती है कि किसकी कितनी औकात है। यार मैं औकात शब्द का यूज क्यों करता हूँ बार बार? ये एक डिफरेंशिएट लाइन होती है जो बता देती है कि किसके पास कितनी पावर है, और इसको बनाया जाता है जैसे कि प्रिंसिपल, टीचर, मॉनिटर और स्टूडेंट्स, इनके बीच में एक स्केलर चेन है जो बता देती है कि किसके पास ज्यादा पावर है, टॉप टू बॉटम। जैसे कि पहले प्रिंसिपल आते हैं, फिर टीचर, फिर मॉनिटर और उसके बाद स्टूडेंट्स। और हाँ, बैक बेंचर्स भूल गया मैं, वो सबसे ऊपर होते हैं, मजाक कर रहा था। ओके, तो 10th है ऑर्डर। मतलब कि हर एम्प्लॉय को, हर इंसान को कंपनी में या फर्म में उसकी कैपेबिलिटीज, मतलब वो कितना जानता है उसके हिसाब से उसे सही जगह पे जॉब देना, उसको सही जगह पे काम पे लगाना, और रिसोर्स का भी सही तरीके से इस्तेमाल करना, जो रिसोर्स जहाँ होना चाहिए उसे रखना। एग्जाम्पल के लिए अगर एवेंजर्स की फाइट चल रही है और कुछ लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालना है बचाने के लिए एलियन से, तो वहाँ पे कैप्टन अमेरिका जाएगा या फिर आयरन मैन जाएगा। अब वहाँ पे हल्क को भेज दोगे, यानी कि गलत बनता गलत जगह पे, तो वो बचाना तो दूर, सबका पैर पकड़ के लोकी वाला हाल कर देगा। तो सही बंदा और सही रिसोर्स सही जगह पे होना जरूरी है। ओके, तो 11th इक्विटी, यानी कि हर एक एम्प्लॉय हर एक बंदे के साथ ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की पोस्ट थोड़ी बड़ी है तो उसके चाटने लग गए, और जो थोड़ा नीचे पोस्ट पे है या फिर जो लो लेवल पे है उसको गाली देने लग गए कि भाई तू ढंग से काम कर। ओके, तो 12th है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। ये पर्सोनल ही लिखा है, हाँ मैं मजाक में नहीं बोल रहा। यानी कि बार बार एम्प्लॉयज को चेंज नहीं करना चाहिए। अब यार किसी को तुमने 1 महीने के लिए किसी काम पे लगाया और दूसरे महीने ही दूसरे बंदे को ले आए, तो ना पहले वाले को एक्सपीरियंस मिल पाया, और जो दूसरा आया है वो भी नया ही है, तो ना वो ढंग से काम कर पाया और ना ये ढंग से काम कर पाएगा। इससे क्वालिटी खराब होती है काम की। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारे समोसे की कंपनी है, समोसे की कंपनी वाला एग्जाम्पल 5वीं बार हो गया ना, और हर महीने तुम जो समोसे बनाता है उसे चेंज कर रहे हो, तो समोसे के टेस्ट में भी इफेक्ट आएगा और क्वालिटी भी डाउन होती जाएगी। ओके, तो 13वां है इनिशिएटिव। यानी कि हर किसी को जो भी कंपनी में, जो भी फर्म में है, भले ही वो लो लेवल पे हो या फिर टॉप लेवल पे हो, सबको अपने आइडिया शेयर करने के लिए, अपने थॉट शेयर करने के लिए अलाउड होना चाहिए। यानी कि सबको छूट मिलनी चाहिए अपने आइडियाज़ और थॉट्स को सजेस्ट करने के लिए कंपनी को, ताकि कंपनी और भी ग्रोथ कर सके। ऐसा नहीं कि कोई लो लेवल पे है तो उसकी बात ही ना सुनी जाए। एंड यार ये चीज़ ना एवेंजर्स में एंटमैन के साथ बड़ी हुई है। मतलब आधे लोग तो उसे जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो उसकी सुनते ही नहीं। और लास्ट है एस्पिरिट दे कॉर्प। ऐसा लग रहा है मनी हाइस्ट के किसी एपिसोड का नाम है। मतलब टीम स्पिरिट यार, काम को एक साथ, एकता के साथ करना। नहीं, ये वाली एकता के साथ नहीं, मतलब मिल के करना, बिल्कुल एवेंजर्स की तरह, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में उन्होंने किया था। उनके पास स्पिरिट दे कॉर्प था। हाँ, तो खत्म हो गया फिर से। ओके, तो बैड मॉस गैंग वीडियो हो चुकी है खत्म। हमने सारे के सारे प्रिंसिपल्स लपेट दिए, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तुम्हें इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए